हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। फ्रेंड्स, आज हम जिस शासक के बारे में बात करने वाले हैं उसने दिल्ली की गद्दी पर भले ही 5 सालों तक शासन किया और उसके मौत के 10 वर्षों के बाद ही उसके वंश का शासन समाप्त हो गया, लेकिन उसके शासन की बारीकी, उसकी क्षमता, उसकी रणनीति बनाने की जो काबिलियत थी वो कमाल की थी। और आने वाले समय में जब अकबर का शासन हुआ तो उसके द्वारा किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को अकबर ने भी फॉलो किया था। तो जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने सही गेस किया है। हम बात करने वाले हैं शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी की बात करने वाले हैं, जिनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। इनके बचपन का नाम फरीद खान था और इनका जन्म 1486 को हुआ था, 1486 को हुआ था। और ये पश्तून अफगान मूल के सूर कबीले से संबंधित थे। और इनके जो दादा थे इब्राहिम खान, वो घोड़े के व्यापारी थे और इनके पिता का जो नाम था वो था हसन खान। और हसन खान की 4 बेगम थी, तो सबसे बड़ी बेगम के पुत्र थे शेर शाह सूरी। और ऐसा कहते हैं कि जो हसन खान की जो चौथी बेगम थी उसका परिवार पर ज़्यादा दबदबा था, जिसके कारण पारिवारिक क्लेश बहुत ज़्यादा था, पारिवारिक कलह बहुत ज़्यादा था और पिता और पुत्र के रिश्ते अच्छे नहीं थे। यानी कि शेर शाह सूरी और हसन खान के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे। और इसी वजह से जो फरीद हैं यानी कि शेर शाह है, वो घर छोड़कर कहाँ चले गए? जौनपुर चले गए। जौनपुर में जाकर उन्होंने कई वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। और जौनपुर में इनके जो गुरु थे वो कौन थे? जमाल खान के अंडर में जाकर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इन्होंने इतिहास की शिक्षा ली, इन्होंने धर्म का ज्ञान लिया और भी बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया। जमाल खान के अंडर में रह गया। और जमाल खान जो थे, जो कि शेर शाह सूरी के गुरु थे और वो हसन खान के भी गुरु थे। यानी कि हसन खान और शेर शाह सूरी दोनों के कॉमन गुरु थे, जो थे जमाल खान। और इसी बीच हसन खान जो थे उनको जागीरदारी मिल गई थी। जागीरदारी मीन्स आप कह सकते हैं कि जमींदारी मिल गई थी। वो मिली थी सासाराम, हाजीपुर, ये सब बिहार के एरिया हैं। खावसपुर और टांडा की जागीरदारी मिल गई थी, यानी कि जमींदारी मिल गई थी। और इसी बीच जमाल खान के प्रयासों से शेर शाह सूरी और हसन खान के बीच के रिश्ते भी सुधरने लगे थे, ठीक होने लगे। और कहते हैं ना कि उन्नति और सफलता का मार्ग कष्ट और मुसीबतों के कंकड़ पत्थरों से ही बनता है, तो वो बिल्कुल सही साबित होती है शेर शाह सूरी के लिए। तो पिता और पुत्र के रिश्ते भी क्या होने लगे? सुधरने लगे धीरे धीरे। और इसी बीच 1520 में 1520 में हसन खान की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और सारी जागीरदारी किसको मिल जाती है? शेर शाह सूरी को मिल जाती है। और फिर से क्या होता है? परिवार में कलह होता है, क्लेश होता है। और फिर शेर शाह सब कुछ छोड़ देते हैं, यानी कि जो भी जागीरदारी उनको मिली थी हसन खान की, उसको छोड़कर वो चले जाते हैं दक्षिण बिहार में बहार खान लोहानी, साउथ बिहार वो जाते हैं, साउथ बिहार, वहाँ पर बहार खान लोहानी के अंडर काम करने लगते हैं। बहार खान लोहानी के अंडर काम करने लगते हैं, जो दक्षिण बिहार के शासक थे। और वहीं पर उन्होंने एक शेर को एक वार से मार दिया था, तलवार की एक वार से ही मार दिया था। इसलिए उससे ही खुश होकर बहार खान लोहानी ने ही इनको शेर खान की उपाधि दी थी। और फिर वो बहार खान लोहानी के साथ जब काम करने लगते हैं तो उनके बेटे के ये गुरु बन जाते हैं, उसको शिक्षा देने लगते हैं। और जब 1526 में 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, तो जो फर्स्ट वॉर है, पानीपत का जो फर्स्ट वॉर हुआ था, वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। क्या हुआ था? फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। ये किसके बीच हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी हुआ था। तो शेर शाह सूरी इस वॉर में बाबर की तरफ से लड़े थे। और मध्यकाल का ये पहला ऐसा वॉर है जिसका शासक युद्ध स्थल में ही मारा गया था, यानी कि इब्राहिम लोदी की मौत हो गई थी
पानीपत के फर्स्ट वॉर में। और इसके बाद 1526 में बाबर के बारे में आपको मैं बता दूं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी। तो बाबर ने टोटल 4 युद्ध लड़े थे। पहला जो युद्ध था वो था 1526 में, पहला पानीपत का युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और सेकेंड वॉर हुआ था खानवा का युद्ध, ये हुआ था 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था जी, ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था और इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। फिर 1528 में 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में, इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। और 1529 में 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुआ था, बैटल ऑफ घाघरा हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। तो ये 4 बार लड़े गए थे टोटल, ये बाबर के द्वारा लड़े गए थे ये था। और भारत में हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी हिंदुस्तान में। तो जो फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया 1526 में, जिसमें शेर शाह सूरी बाबर के साथ लड़े थे। और 1529 में और 1528 में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, उसमें भी शेर शाह सूरी बाबर की ओर से लड़े थे। तो ये 2 युद्ध में इन्होंने बाबर की ओर से भाग लिया था, मुगल सेना की तरफ से भाग लिया था। पहला था पानीपत के फर्स्ट वॉर में और सेकेंड चंदेरी के युद्ध में। तो चंदेरी के युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी और इस तरह से मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई थी। और बाबर की जीत हो गई, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो जितने भी अफगान शासक थे, उन्होंने सल्तनत काल के जितने भी अफगान शासक थे, सल्तनत काल का अंत हो गया, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो जितने भी अफगान शासक थे, उन्होंने खुद को क्या घोषित किया? स्वतंत्र घोषित कर दिया, आज़ाद घोषित कर दिया। और बहार खान लोहानी, जो कि दक्षिण बिहार में शासन कर रहे थे, इन्होंने भी खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया और सुल्तान मोहम्मद की उपाधि लेकर ये गद्दी पर बैठे। दक्षिण बिहार के स्वतंत्र शासक बन गए बहार खान लोहानी। और जब शेर शाह सूरी मुगल साम्राज्य में थे, तभी से इनका ख्वाब था एक दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठने का। मुगलों की तरफ से ये युद्ध भी लड़ते थे और इनका कहीं ना कहीं इनकी ये इच्छा भी रही थी कि एक दिन मैं भी दिल्ली की गद्दी पर बैठूंगा। और इसी बीच जब बहार खान लोहानी ने खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया, तो शेर शाह सूरी फिर से किसके साथ आकर काम करने लगे? बहार खान लोहानी के साथ आकर काम करने लगे, जिन्होंने इनको शेर खान की उपाधि दी थी। और शेर शाह सूरी उनके बेटे के टीचर थे, पहले भी थे और फिर से उनके टीचर बन गए। और बहार खान लोहानी के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन देखने लगे? शेर शाह सूरी के द्वारा देखा जाने लगा। सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में शेर शाह सूरी किसकी मदद करते थे? बहार खान लोहानी की मदद करते थे। और इसी बीच 1528 में 1528 में बहार खान लोहानी की मौत हो जाती है और सारा शासन किसके हाथ में चला आता है? शेर शाह सूरी के हाथ में चला जाता है। और दक्षिण बिहार पर किसका अधिकार हो जाता है? शेर शाह सूरी का अधिकार हो जाता है। दक्षिण बिहार के ये शासक बन जाते हैं शेर शाह सूरी। और जैसे ही शेर शाह ने दक्षिण बिहार का शासन अपने हाथ में लिया, तो लोहानी के जो रिलेटिव्स थे, उनके जो संबंधी थे, वो शेर शाह के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिए और शेर शाह के मर्डर का भी प्लान बनाने लगे कि उनको मारकर हम शासन अपने हाथ में ले लेंगे। तो एक एक करके शेर शाह ने सबका खात्मा कर दिया। जितने भी लोहानी थे सबको मार दिया और जो बचे वो भागकर कहाँ चले गए? बंगाल चले गए। और उस समय बंगाल का जो शासक था वो था मुहम्मद शाह। बंगाल का शासक कौन था? मुहम्मद शाह था। शेर शाह और मुहम्मद शाह के बीच में भी एक बैटल हुआ था, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ सूरजगढ़। ये हुआ था
1534 में 1564 में 1534 में 1534 में बैटल ऑफ सूरजगढ़ हुआ था। वो हुआ था मोहम्मद शाह और शेर शाह सूरी के बीच में, जिसमें जीत किसकी हुई थी? शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। और मोहम्मद शाह को हर साल 13 लाख रुपए देने पड़ते थे शेर शाह सूरी को। इस तरह से उन्होंने क्या किया? बंगाल पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और आगे चल के उन्होंने बंगाल को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी बांट दिया था, जिस पर हम आगे चलकर बाद में बात करेंगे। और धीरे धीरे शेर शाह सूरी हुमायूं के लिए भी एक खतरा बनते जा रहे थे। बाबर की मृत्यु के बाद किसका शासन स्थापित हुआ? बाबर के जो बेटे थे हुमायूं का शासन स्थापित हुआ। तो धीरे धीरे शेर शाह सूरी हुमायूं के लिए खतरा बन गए थे। और इसी बीच 1530 से लेकर 1530 से लेकर 40 तक वो कहाँ के शासक रहे? बिहार के शासक रहे। बिहार यानी कि बिहार और बंगाल का जो एरिया था उस पर उनका नियंत्रण था। और युद्ध कौशल और रणनीति में ये हुमायूं से बेहतर थे। हुमायूं के लिए खतरा तो बनते ही जा रहे थे, साथ ही साथ ये हुमायूं से बेहतर थे कई मामलों में, युद्ध कौशल में भी, रणनीति में भी हुमायूं से बेहतर थे। और जब हुमायूं के लिए खतरा बन गए तो 1539 में शेर शाह सूरी की महत्वाकांक्षा तो थी ही एक ना एक दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठने की। जब वो बाबर की तरफ से युद्ध में लड़ रहे थे, तब भी बाबर की सेना में थे, तब भी उनकी महत्वाकांक्षा थी कि एक दिन मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठूंगा। तो फिर 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ चौसा हुआ, जिसमें जीत किसकी होती है? शेर शाह की होती है। शेर शाह सूरी की जीत होती है। फिर 1540 में 1540 में होता है बैटल ऑफ कन्नौज। 17 मई 1540 को होता है बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज। और बैटल ऑफ चौसा के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि चौसा जो है वो बिहार के बक्सर जिले में, बक्सर के 10 मील की दूरी पर है। तो चौसा के युद्ध में जो हुमायूं की जो सेना थी उसकी हालत बहुत ख़राब हुई थी। बहुत सारे तो जो सैनिक थे वो गंगा नदी में, क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे है, तो बहुत सारे सैनिक गंगा में डूब गए। और बहुत सारे सैनिकों को शेर शाह की सेना की तरफ से जो तीर वगैरह छोड़े गए थे उससे मारे गए। खुद हुमायूं भी गंगा में डूबते डूबते बचा था और बहुत बुरी तरह से अपनी जान को सिर्फ बचाकर भागने में सक्षम हो चुका था। तो बैटल ऑफ चौसा में तो शेर शाह की जीत हुई। फिर बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था 17 मई 1540 को, जिसमें शेर शाह के पास कितने सैनिक थे? सिर्फ 15,000 सैनिक थे, 15,000 सैनिक थे। और हुमायूं के पास यानी कि मुगल साम्राज्य के पास 40,000 के सैनिक थे, लेकिन अपनी रणनीति के बल पर जीतने में कौन सक्षम होते हैं? शेर शाह सूरी सक्षम होते हैं, क्योंकि उनका युद्ध कौशल भी कमाल का था, उनकी रणनीति भी कमाल की थी। तो वो युद्ध को जीतने में सफल हो जाते हैं। और हुमायूं को भागना पड़ता है, युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ता है। तो जब हुमायूं भागने लगा तो शेर शाह ने अपने सिपह सालार सेनापति जिसे कह सकते हैं ब्रह्मादित्य गौर, क्या नाम था उनका? ब्रह्मादित्य गौर, उसको ये आदेश दिया कि आप हुमायूं का पीछा करें। लेकिन शेर शाह सूरी ने ये सख्त इंस्ट्रक्शन दे रखा था ब्रह्मादित्य गौर को कि हुमायूं को मारना नहीं है। उनका मकसद था सिर्फ हुमायूं को हिंदुस्तान की सीमा से बाहर निकालना। तो वैसा ही ब्रह्मादित्य गौर ने भी किया, हुमायूं का पीछा किया। और हुमायूं भागते भागते कहाँ पहुंचा? आगरा पहुंचा। आगरा गया, वहाँ उनकी जो बेगम थी उनको लिया, अपना कुछ खजाना लिया। मेवात गया, मेवात के रास्ते आगरा गया। कैसे गया? उसका आगरा गया, आगरा के बाद मेवात लाहौर गया, और लाहौर के बाद कश्मीर, और कश्मीर के बाद पर्सिया यानी कि ईरान चला गया। पर्सिया चला गया, वहां जाकर हुमायूं को शरण लेनी पड़ी। और शेर शाह का जो उद्देश्य था वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हुमायूं को मारना उद्देश्य नहीं था, उसको हिंदुस्तान की सीमा से बाहर खदेड़ देना था ताकि वो भारत लौट कर ना आ पाए। और इस तरह से भारत में सेकेंड अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है। किसके अंडर में होती है? शेर शाह सूरी के अंडर में।
1540 में शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, दिल्ली के बादशाह बन जाते हैं और दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। और इस तरह से सेकेंड अफगान एम्पायर की स्थापना होती है दिल्ली की गद्दी पर। और जब शेरशाह जो थे वो बहुत ही दयालु किस्म के भी थे और सुल्तान ए आदिल की उपाधि उन्होंने धारण की थी। सुल्तान ए आदिल कहलाए, यानी कि न्यायपूर्ण राजा। ये अपनी न्याय प्रियता के लिए भी जाने जाते थे। ऐसा कहते हैं कि यदि इनके घोड़े और इनके सैनिक किसी किसान की खेत से होकर गुजरते और फसल किसी किसान की नष्ट हो जाती तो आपने आदमी भेजकर, अपने जो भी उनके मंत्री या सिपह सलार हुआ करते थे उनको भेजकर उसका जो मुआवजा है, जितनी फसल नष्ट हुई है उसको वो दिलवाते थे, किसानों को दिलवाते थे। तो ये सुल्तान आदिल कहलाए, यानी कि न्यायपूर्ण शासक कहलाए। और मुगल साम्राज्य का जितना भी एरिया था वो किसके अंडर में आ गया? शेरशाह सूरी के अंदर आ गया। तो ये इसमें आया आगरा, दिल्ली, संभल, ग्वालियर, लाहौर, ये सारे एरिया किसके अंदर में आ गए? शेरशाह सूरी के अंडर आ गए हुमायूं को हराने के बाद। और शेरशाह ने हुमायूं को हिंदुस्तान की सीमा से बाहर तो निकाला ही, साथ ही साथ उसके आने के जितने रास्ते थे उसको ब्लॉक कर दिया ताकि हुमायूं फिर से भारत की सीमा के अंदर दाखिल ना हो सके। और इस क्रम में शेरशाह ने बड़े बड़े फोर्ट बनवाए, बड़े बड़े किले बनवाए और झेलम नदी का रास्ता भी बंद कर दिया। इसी क्रम में रोहतासगढ़ फोर्ट जो है, ये जो एंट्रेंस गेट है और ये रोहतास में, बिहार के रोहतास जिले में ये फोर्ट है शेरशाह का, यहाँ पर उसने 50,000 सैनिक तैनात कर दिए ताकि हुमायूं किसी भी तरह से भारत में आ न सके, फिर से शासन स्थापित नहीं कर सके। और हर जगह पे हुमायूं के लौटने के जितने भी रास्ते थे वो सारे रास्ते शेरशाह सूरी के द्वारा ब्लॉक कर दिए गए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोहानी के बहुत सारे रिलेटिव्स जो थे वो बंगाल में जाकर बस गए थे, तो बंगाल में बहुत रिवोल्ट होते थे, बहुत विद्रोह होते थे। तो उसने क्या किया, शेरशाह ने क्या किया कि बंगाल को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया, जिसको सरकार कहते थे। क्या कहते थे? सरकार कहते थे। और उसका एक हेड जो होता था वो मिलिट्री ऑफिसर होता था, जो कि सिकदार कहलाता था। क्या कहलाता था? सिकदार कहलाता। तो इस तरह से बंगाल में जो विद्रोह होते थे उसको भी किसके द्वारा नियंत्रित कर लिया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा नियंत्रित कर लिया। अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में कि उसके कैसे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे। तो उसका जो गांव का प्रधान होता था, यानी कि गांव का जो मुखिया होता था, उसको मुकद्दम कहा जाता था। और उसका जो काम था वो हिसाब किताब से ज़्यादा जो क्राइम होते हैं उसको कंट्रोल करना था, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करना सिर्फ मुकद्दम का काम नहीं था। सबसे पहले मैं बताऊं क्या कहते थे गांव के प्रधान को? मुकद्दम कहलाता था, जिसका काम हिसाब किताब रखने से ज़्यादा जो क्राइम है, क्राइम को कंट्रोल करना उसका काम था। अगर उसके एरिया में किसी भी तरह का अपराध होता तो उसकी जवाबदेही किसकी होती थी? गांव के प्रधान की होती थी, यानी कि मुकद्दम की होती थी। और शेरशाह को एक दयालु विजेताओं के रूप में जाना जाता था। सैनिकों के साथ इनका जो व्यवहार था बहुत अच्छा था, प्रजा पर ये किसी तरह का अत्याचार नहीं करता। और शेरशाह सूरी का कहना था कि जो शासक है उसको प्रजा के बीच क्या होना चाहिए? लोकप्रिय होना चाहिए, पॉपुलर होना चाहिए, तभी हम शासन पर अपना नियंत्रण रख सकेंगे और ज़्यादा दिनों तक शासन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ व्यापार और वाणिज्य की प्रगति के लिए शेरशाह ने बहुत सारे सुधार भी किए। सबसे पहले तो उसने जो टैक्स होते थे, चुंगी जिसे कहते थे, वो सिर्फ उसने 2 जगहों पर लगाना शुरू किया, जहाँ पर प्रोडक्शन होता था,
प्रोडक्शन की जगह पर, यानी कि जहाँ पर उत्पादन होता था या जहाँ से आयात किया जाता था, और दूसरा जहाँ पर सेल किया जाता था, यानी कि जहाँ पर बिक्री की जाती थी। ये नहीं कि आने जाने वाले किसी भी रास्ते पर चुंगी लगाई जाएगी, नहीं, जहाँ पर उत्पादन हो रहा है वहाँ पर, और जहाँ पर उस माल की बिक्री हो रही है वहीं पर सिर्फ टैक्स लगाए जाते थे, चुंगी लगाए जाते थे। और अपने लोगों को शेरशाह ने निर्देश दिया था कि आपके इलाके के जो भी व्यापारी आएंगे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस एरिया के हेड की होती थी, यानी कि मुकद्दम की होती थी। यदि उनके एरिया में किसी व्यापारी की भी मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जवाबदेही किसकी होती थी? मुकद्दम की होती थी, गांव के प्रधान की होती थी। और व्यापारियों के साथ अगर लूटपाट भी होती थी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती थी? मुकद्दम की होती थी। सड़क पर भी किसी तरह की अगर मर्डर किया जाता, कुछ भी होता, तो उसकी जवाबदेही किसकी होती थी? मुकद्दम की होती थी। तो ये काफ़ी कड़ा कानून था, लेकिन ये काफ़ी कारगर भी साबित हुआ था। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे सामने आए थे। क्राइम जो है वो बहुत कम हो गया था। साथ ही शेरशाह सूरी ने व्यापार और वाणिज्य के उत्थान के लिए सड़कों की कनेक्टिविटी और संचार पर भी विशेष ध्यान दिया था। और इस क्रम में उसके द्वारा पेशावर से लेकर सोनार गांव तक एक रोड का निर्माण कराया गया, जिसको सड़क ए आजम कहते। क्या कहते थे? सड़क ए आजम कहते थे। असल में ये आज के समय पे अगर हम ये बात करें तो इसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड। जीटी रोड जो नाम है वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें इस सड़क की तो इस शेरशाह सूरी के पहले भी ये सड़क था, और इस सड़क को उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था। बुद्धिस्ट कल्चर और महाभारत में इसको उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता है। उत्तरा पथ यानी कि उत्तर की तरफ जिसकी कनेक्टिविटी थी, उत्तर के राज्यों को जो ये मिलाता था, इसीलिए इसे उत्तरा पथ कहा जाता था। और दक्षिण के जितने भी राज्य थे उनको मिलाने वाली सड़कों को दक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता था। तो शेरशाह सूरी ने उत्तरा पथ की यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और सड़क के दोनों ओर पेड़ भी लगवाए, ताकि जो भी यात्री थी उनको धूप अगर बहुत ज़्यादा हो तो छाया मिल सके। और यात्रियों की सुविधा के लिए भी शेरशाह सूरी ने बहुत ध्यान दिया था। हर 2 कोस पर क्या बनवाया था? सराय बनवाया था। और सराय में सुरक्षा की भी और जो भी यात्री हैं उनके आराम करने की, विश्राम करने की भी व्यवस्था होती थी। और सराय में घोड़े भी रखे जाते थे ताकि उनका यूज समय आने पर किया जा सके। अगर किसी को अपना संदेश भी भेजना है तो वो घोड़े का यूज कर सके। और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव की चेंजेस की एक और बात थी शेरशाह सूरी के कि जितने भी अधिकारी थे उनका सबका क्या किया जाता था? ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। ट्रांसफ़र कर दिया जाता था टाइम टू टाइम। और वो ट्रांसफ़र होके जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते तो किसका यूज करते थे? वो ठहरने के लिए सराय का यूज करते थे। और जो भी ऑफिसर्स थे या जो भी रैंक के जो उनके सैनिक थे उनको उनकी पद और प्रतिष्ठा के हिसाब से सारी फैसिलिटीज़ दी जाती थी, सारी सुविधाएं दी जाती थी। और हर सराय में बादशाह के ठहरने के लिए एक कमरा अलग से निश्चित रहता था। और इन सरायों का यूज जगह जगह जो शेरशाह के द्वारा सराय बनाए गए थे उसका यूज डाक चौकी के रूप में भी किया जाता था। अगर किसी को कोई संदेश भी भेजना हो तो वो सराय में आकर ठहरता और वहाँ पर जो घोड़े मौजूद होते थे उसका यूज संदेश भेजने के लिए किया जाता था। और शेरशाह सूरी ने और भी बहुत सारे चेंजेस किए थे, जैसे 3 धातुओं की यानी कि 3 मेटल को मिलाकर जो एक सिक्का बनाया गया, वो जो बाद में आगे चलकर मुगलों की भी पहचान बनी, वो शुरुआत किसने की थी? शेर शाह ने ये शुरुआत की थी। जो आगे चलकर मुगलों ने भी इसको अपनाया और मुगलों की ये पहचान बनी थी। इन्होंने सोने के, चांदी के और तांबे के मानक सिक्के चलाए थे। अगर हम टैक्स की बात करें, भूमि राजस्व की बात करें, भू राजस्व को की, तो इन्होंने जमीन को 3 भागों में बांटा था। शेरशाह सूरी के समय में जो लैंड थी, जो खेती की जमीन थी, उसको 3 भागों में उत्तम, मध्यम और निम्न नाम की 3 श्रेणियों में बांटा गया था। और जो उनकी जो औसत
एवरेज जो उपज था उसका वन थर्ड जो हिस्सा है वो राजस्व के रूप में लिया जाता था। और ये जो टैक्स है वो कैश में भी दे सकते थे या फिर उपज के रूप में भी देते थे, जिसको जिन्स कहा जाता था। अब आगे चलकर मुगलों ने भी इनकी ये सारी व्यवस्था को अपनाया, सिक्का प्रणाली को तो अपनाया ही, साथ साथ शेरशाह सूरी के द्वारा जो ये भू राजस्व वसूल करने की जो टेक्निक थी, जिसको जब्ती प्रणाली कहा जाता था, रे भी कहा जाता था, उसको आगे चलकर मुगलों ने भी अपनाया था। और शेरशाह सूरी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मुगल सेना में थे तभी दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहते थे, और जब दिल्ली की गद्दी पर वो बैठ गए तो दिल्ली और आगरा को बचाए रखने के लिए राजस्थान पर कंट्रोल करना जरूरी था। यानी कि दिल्ली की गद्दी को बचाए रखने के लिए जरूरी था कि दिल्ली सल्तनत का दिल्ली का जो कब्जा है वो किस पर हो, शेरशाह का कब्जा किस पर भी हो, राजस्थान पर भी हो, ये जरूरी था। और तो इस क्रम में जोधपुर पर आक्रमण किया शेरशाह सूरी ने। तो जोधपुर के जो शासक थे वो कौन थे? मालदेव थे। जोधपुर के शासक थे मालदेव थे। तो मालदेव और शेरशाह के बीच में बैटल ऑफ सुमेल हुआ। ये कब हुआ था? 1544 में। 1544 में बैटल ऑफ सुमेल हुआ। ये मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। और राजस्थान का इलाका है तो वहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत थी और गर्मी भी वहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ रसद की, पानी की दिक्कत होने लगी, सैनिकों को बहुत परेशानी होने लगी। और किसी तरह शेरशाह सूरी मालदेव को हराने में सक्षम हुए। उन्होंने मालदेव को हराया, मालदेव हार गया और सारा एरिया किसके अंडर में आ गया? शेरशाह के अंडर में आ गया। सारा एरिया जो जोधपुर का था वो शेरशाह के अंडर आ गया और मालदेव भाग गया और भागकर उसने सिवाना में जाकर शरण ली। लेकिन इसमें शेरशाह सूरी ने कहा था कि बैटल ऑफ सुमेल जब हुआ, जोधपुर पर अधिकार तो हो गया शेरशाह सूरी का, लेकिन उसने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। किसने कहा था? तो ये शेरशाह सूरी ने कहा था। शेरशाह सूरी ने जीता, जोधपुर तो जीता, लेकिन बहुत परेशानी हुई थी जीतने में। हारते हारते शेरशाह सूरी जीते थे। उसके बाद शेरशाह सूरी ने और भी कई सारे युद्ध लड़े और फिर शेरशाह सूरी ने बुंदेलखंड की तरफ रुख किया। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर का जो एरिया है, यूपी और अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो यूपी और एमपी के बॉर्डर का जो एरिया है वो बुंदेलखंड कहलाता है। तो बुंदेलखंड में एक जगह था कालिंजर वो जीतने के लिए गए, वो चाहते थे कालिंजर को जीते। कालिंजर को जीतने की अपनी एक अलग कहानी है। असल में वीर सिंह बुंदेला, जिसको क्या नाम था उनका? वीर सिंह बुंदेला, जिसको शेरशाह सूरी ने अपने दरबार में तलब किया था, मतलब बुलाया था अपने दरबार में। तो वीर सिंह बुंदेला वो भाग गया और भागकर कहां पर जाकर शरण ली? कालिंजर में जाकर शरण ली। और कालिंजर का जो शासक था वो कीरत सिंह था और कीरत सिंह ने वीर सिंह बुंदेला को सौंपने से इनकार कर दिया। जब शेरशाह सूरी ने कीरत सिंह को कहा कि आप वीर सिंह बुंदेला जो आपके यहाँ शरण लिया है उसे आप हमें सौंप दो, तो कीरत सिंह ने इनकार कर दिया। तो शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर अटैक किया और कालिंजर की किले को जीतने की कोशिश की। कालिंजर की किले की अगर हम बात करें, ये कालिंजर का किला है, तो शेरशाह सूरी ने इस कालिंजर के किले को जीतने की कोशिश की। इसके पहले शेरशाह सूरी के पहले गजनवी, मोहम्मद गजनवी और ऐबक ने भी इस किले को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन इस किले को जीतने में वो सक्षम नहीं हो सका था। ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित था और बहुत ही मजबूत इसकी दीवारें थी। तो जब कीरत सिंह ने वीर सिंह बुंदेला को सौंपने से इनकार कर दिया तो शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर अटैक किया और कालिंजर की घेराबंदी की। कहते कि करीब 6-7 महीने तक
कालिंजर के किले की घेराबंदी की उन्होंने, जीतने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो सक्षम नहीं हो सके, सफल नहीं हो सके। फिर सुरंगें बनाई गई, ऊंचा बांसों को जोड़ जोड़कर ऊंचा प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया और बहुत ऊंचा बनाया गया, और वहां से करीब 6-7 महीने लगे। उन्हें लगा कि कीरत सिंह आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन कीरत सिंह ने भी ऐसा नहीं किया। तो 6-7 महीने की घेराबंदी के बाद उस पर अटैक करने का निर्णय शेरशाह सूरी के द्वारा लिया गया और कालिंजर के किले पर अटैक किया गया, जिसके लिए गोला बारूद का भी यूज किया गया। कहा गया कि अब बम से इनको उड़ाया जाएगा, सारी दीवारों को बम से उड़ा दिया जाएगा और हम किले में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन इसी बीच कहते हैं कि बहुत सारे गोला बारूद एक जगह पे रखे थे, वहीं पे पास में शेरशाह सूरी भी खड़े थे। तो उसी गोला बारूद जो अटैक किया जा रहा था कालिंजर के किले पर, उसमें से एक टकरा कर वापस लौटा और जहां पर शेरशाह सूरी खड़े थे वहां पर रखे बारूद के ढेर के पास जाकर गिर गया और वो ब्लास्ट कर गया और फट गया, तो जिससे आग लग गई, जिसमें कुछ सैनिक भी घायल हुए और शेरशाह सूरी इसमें बुरी तरह से झुलस गए थे, बुरी तरह से जल गए। फिर शेरशाह सूरी को उनके शिविर में लाया गया, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि युद्ध को समाप्त नहीं करना है, अटैक करते रहना है कालिंजर के किले पर जब तक कि हम जीत नहीं जाते। और कहते हैं कि बहुत गर्मी का मौसम था, बुरी तरह से जल गए थे शेरशाह सूरी, चंदन का लेप लगाया जा रहा था और जो भी उपाय किए जा सकते थे किए जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी तकलीफ शेरशाह सूरी की बढ़ती जा रही थी। और जब भी उनको होश आता वो चिल्ला कर कहते कि आप यहाँ पर समय बर्बाद मत करो, जाकर किले को जीतने की कोशिश करो, इस युद्ध को जीतने की कोशिश करो। तो इसी बीच कालिंजर के किले को जीतने में शेरशाह की सेना सफल हो जाती है और जैसे ही युद्ध में जीत का समाचार मिला उसके बाद 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि कालिंजर के किले को भी शेरशाह सूरी के द्वारा जीत लिया गया। तो इस तरह से शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर 45 तक पूरे उत्तर भारत पर शासन किया था, जिसमें मालवा, राजस्थान, सिंध, पंजाब ये सारे एरिया शामिल थे। मुगलों का तो साम्राज्य उनको मिला ही था, साथ ही साथ उन्होंने राजस्थान के कुछ हिस्से पर भी शासन किया, जिसमें मालवा था, जोधपुर जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें उन्होंने शासन किया, सिंध पर, पंजाब पर, ये सारे एरिया पर शेरशाह सूरी का अधिकार था। उत्तर भारत के बहुत सारे एरिया पर शेरशाह सूरी का अधिकार था। और शेरशाह की मृत्यु के बाद शेरशाह को सासाराम में, जो कि बिहार में है, उनके द्वारा ही ये मकबरा बनाया गया था। थोड़ा सा काम बाकी था। पहले के ज़माने में क्या था कि शासक अपना मकबरा खुद ही बना लेते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनको वहाँ पे दफनाया जाए, तो शेरशाह ने भी ऐसा ही किया था और शेरशाह सूरी के शव को सासाराम के मकबरे में दफना दिया गया। बाद में इस मकबरे के कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो पूरा उनके बेटे के द्वारा किया गया था, आधा से ज़्यादा ये तैयार था और जो बाकी के काम थे उनके बेटे के द्वारा कराया गया था। और ये मकबरा स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और शेरशाह की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र है जलाल खान वो शेरशाह का उत्तराधिकारी बना और इस्लाम शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठा। इस्लाम शाह सूरी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और शेरशाह का जो अधिकार था वो आगरा, दिल्ली, संभल, ग्वालियर, लाहौर इन सब इलाके पर उनका अधिकार था। और शेरशाह सूरी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे वो कमाल के थे और उन्होंने जो एक नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी, जैसे सिक्के लेकर वो आए थे, डाक प्रणाली को विकसित करना, सड़कें विकसित करना, उसको फॉलो आगे चलकर मुगल साम्राज्य में भी किया गया। अकबर ने भी उसको फॉलो किया था और करीब 10 सालों तक सूरी वंश का शासन रहा दिल्ली की गद्दी पर। और फिर जैसे ही हुमायूं को ये सूचना मिली कि सूर वंश कमजोर होता जा रहा है, 1555 में उसने अटैक किया। बैटल ऑफ सरहिंद हुआ। कौन सा बैटल हुआ? बैटल ऑफ सरहिंद हुआ। ये सूर वर्सेस हुमायूं हुआ था, जिसमें हुमायूं की जीत होती है और दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? दिल्ली पर हुमायूं का अधिकार हो गया।
थी और हुमायूं को ईरान की सेना का भी सपोर्ट था और इस तरह से सूर वंश का शासन समाप्त हो गया और दिल्ली पर एक बार फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य फिर से गद्दी में आया और 55 के जून जुलाई में बैटल ऑफ सरहिंद हुआ था और उसके बाद जनवरी में 1556 में हुमायूं की भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? अकबर बनते हैं, जो 14 साल की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठते थे और आगे चलकर अकबर के द्वारा भी जो शेरशाह सूरी की जो नीतियां थी उसको फॉलो की जाती है, क्योंकि शेरशाह सूरी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे वो कमाल के थे और उनके शासन की बारीकी, उनकी कार्यकुशलता वो भी कमाल की थी। तभी तो 5 साल तक ही उन्होंने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया, लेकिन उनके बारे में हम आज भी पढ़ते हैं और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को मुगल साम्राज्य ने भी फॉलो किया और आने वाले कई वर्षों तक उसी ढांचे पर मुगल साम्राज्य भी चलता रहा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।